तो डीएनए में प्रोटीन के लिए खास कोड्स छुपे होते हैं, तो इसलिए डीएनए को हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। इसको हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा, डोग्मा कहते हैं मैसेजेस को। डीएनए में बिल्कुल इंफॉर्मेशन इनकोड होते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ स्पेसिफिक प्रोटीन थ्रू एमआरएनए, तो दिस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। तो जीन एक्सप्रेशन में हमारे पास अगर डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो इस अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर आरएनए से प्रोटीन्स बन रहे हैं तो इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन में मैं दो प्रोसेस डिस्कस करूंगा। एक होगा ट्रांसक्रिप्शन। रिमेंबर बेटा, ट्रांसक्रिप्शन इज एक्चुअली ये डीएनए से अगर मैसेंजर आरएनए बनता है, इस अमल को हम कहते हैं। अब हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं। एक इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में हमारे पास एक डीएनए होता है, उससे राइबोसोमल आरएनए बनता है। एक डीएनए होता है, उससे मैसेंजर आरएनए बनता है। और एक डीएनए होता है जिससे ट्रांसफर आरएनए बनता है। अब डीएनए से आरएनए बनता है बाय द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम, और ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 1 है। आरएनए पॉलीमरेज 1 अगर डीएनए पर एक्शन करता है तो राइबोसोमल आरएनए बनता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जब डीएनए पर अमल करता है तो उससे मैसेंजर आरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 ये जब मैसेंजर आरएनए पे एक्ट करता है तो ये ट्रांसफर, ये जब डीएनए पर एक्ट करता है तो इससे ट्रांसफर आरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए पर एक्ट करके आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए पर एक्ट करके एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 डीएनए पर एक्ट करके टीआरएनए उससे बनाता है। तो ये प्रोकैरियोट के केस में कुछ इस तरह है। अब इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स तो ये है। अब इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में क्या चीज है, बस उसमें एक डीएनए होता है जिससे सिंपल आरएनए बनता है, और इस एंजाइम को आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आरएनए पॉलीसिस्ट्रोनिक कहलाता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए कहलाता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब ये है कि इट एक्ट्स लाइक, ये मैसेंजर आरएनए का काम भी ये करता है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक आरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए का काम भी ये एक करता है, और राइबोसोमल आरएनए का काम भी ये इस तरह। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन
अब डीएनए से एमआरएनए का बनना ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए का बनना ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब इट इज एक्चुअली, मैं यूकेरियोट्स के लिए एक्सप्लेन करूंगा, इट इज एक्चुअली बाय द एक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू एंजाइम। अब जब हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो इस मैसेंजर आरएनए के लिए हम पोस्ट का मतलब बाद में, ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करेंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हम करेंगे। तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए होता है तो इसके लिए हम केप एडिशन करेंगे। टोपे बोताचू केप एडिशन हिलाल सिर्फ सिंह है। अच्छा, दूसरा हमारे पास इसमें हम टेल एडिशन करेंगे। फिर इससे इंट्रांस को हम रिमूव करेंगे, उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए जब बना होता है तो ये डीएनए से बना होता है, डीएनए के जीन से, तो आरएनए स्प्लाइसिंग करेंगे, इससे हम इंट्रांस को रिमूव करेंगे। आरएनए स्प्लाइसिंग तो यहां पर क्लियर हुआ, रिमूवल ऑफ इंट्रांस। यहां मैं इंट्रांस को रिमूव करूंगा। इंट्रांस मैंने समझाया है नॉन कोडेड, और इसके लिए जो एंजाइम है ब्लाई स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसोसोम एंजाइम है। अच्छा, और फिर इसके बाद जेनेटिक कोड है। तो जेनेटिक कोड तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है चैप्टर 2 में। जेनेटिक कोड सिस्टम तो ये है। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होगा। जब मैसेंजर आरएनए के साथ ये ऊपर काम होते हैं, मतलब इंट्रांस जब रिमूव हो जाते हैं तो उसका जेनेटिक कोड सिस्टम ये स्पेसिफाई हो जाता है, और फिर मतलब एमआरएनए के बाद मुख्तलिफ एंजाइम्स पे मुख्तलिफ प्रोसेस होकर इससे प्रोटीन्स बन जाता है। तो इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे, केप एडिशन को, टेल एडिशन को। स्प्लाइसिंग तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। आरएनए पर अगर एंट्रांस है तो उसको रिमूव करो बाय स्प्लाइसोसोम एंजाइम्स। और जेनेटिक कोड सिस्टम ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है जीन एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। तो अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम कुछ बेसिक वर्क फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ बुनियादी काम यहां करते हैं, रफ वर्क है, वो डिस्कस करें पहले। तो फिर मैं उसके बाद मैं मतलब ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करूंगा। तो बेसिक वर्क में पहले नंबर पर हमारे पास है, अब इसमें आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या है यार, डीएनए से एमआरएनए बनता है। डीएनए से क्या चीज बनता है, एमआरएनए। अब डीएनए से एमआरएनए बनेगा बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज 2।
अब आरएनए पॉलीमरेज 2, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम, इस तरह ये डिस्कस करते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 इट कंसिस्ट ऑफ 1 यूनिट, इसमें एक यूनिट है। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 की तरह नहीं है कि वो जो डिमर मॉलिक्यूल है वो डिमर मॉलिक्यूल था, ये उसमें 2 यूनिट थे, इसमें सिर्फ एक यूनिट है, एक यूनिट। और ये एक यूनिट इस तरह है, इसका यूनिट इस तरह है। इसमें ये एक अल्फा सब यूनिट है, एक बीटा सब यूनिट है, एक बीटा प्राइम सब यूनिट है और एक सिग्मा सब यूनिट है। तो इसमें एक यूनिट है और एक यूनिट में हमारे पास 4 सब यूनिट है। इस एक यूनिट में हमारे पास 4 सब यूनिट है। अब ये जो हमारे पास सिग्मा फैक्टर है ना, ये अटैचमेंट करता है, अटैचमेंट करता है किसके साथ? जीन पर। ये अटैचमेंट करता है जीन, और जीन के प्रोमोटर रीजन पर अटैचमेंट करता है। ये जीन की प्रोमोटर। अब जीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, मैंने आपको बताया था जीन का स्ट्रक्चर कि जीन में रेगुलेटरी रीजन होता है, और रेगुलेटरी रीजन में प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर। और ये टर्मिनेटर है। और ये स्ट्रक्चरल रीजन है। स्ट्रक्चरल रीजन पे डेफिनेटली एग्जाम्स होते हैं और इंट्रांस होते हैं। तो इस प्रोमोटर पर हमारे पास 2 किस्म की जगह होती है। अब अगर आप लोग प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात कर रहे हो, प्रोकैरियोटिक डीएनए में जो जीन है उसकी प्रोमोटर रीजन की आप बात कर रहे हो, तो ये अटैचमेंट रखता है। ये अटैचमेंट रखता है 10 पोजीशन पर, 10 पोजीशन के साथ ये अटैच होता है, या 35 पोजीशन के साथ ये अटैच होता है। और 10 पोजीशन के बाद ये मतलब अटैच होने के बाद रिवर्स मूवमेंट करता है, रिवर्स मूवमेंट। 10 के साथ अटैच होता है तो 9 तक आता है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर टर्मिनेटर रीजन आता है, टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन। तो अब रिवर्स मूवमेंट, रिवर्स एक्टिविटी के लिए हम नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, या ये प्रोमोटर के 35 रीजन पर ही अटैचमेंट करके रिवर्स मूवमेंट स्टार्ट करता है। रिवर्स मूवमेंट के लिए हम नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। रिवर्स मूवमेंट किस तरह होगा? 35 के साथ अटैचमेंट करके ये फिर 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26 इस तरह वगैरह वगैरह। और अगर आप यूकैरियोटिक डीएनए की बात कर रहे हो, यूकैरियोटिक डीएनए की आप बात कर रहे हो, यूकैरियोटिक डीएनए की, तो यूकैरियोटिक डीएनए पे ये अटैचमेंट रखता है
25 पोजीशन पे रिवर्स मोमेंट शुरू करने के लिए नेगेटिव साइन, और या 70 पोजीशन पर रिवर्स मोमेंट शुरू करने की, इसकी एक्टिविटी रिवर्स होती है। रिवर्स का मतलब है फ्रॉम प्रोमोटर टुवर्ड्स टर्मिनेटर। इस तरह नहीं है कि 35 से आगे जाएगा, 70 से आगे जाएगा, 25 से आगे जाएगा, इस तरह 110 से आगे जाएगा, नहीं, इस तरह नहीं होता। तो अब ये जरा समझना जरूरी है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए में प्रोमोटर पे जो 10 पोजीशन नंबर 10 होता है, तो वहां पर ये न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस थाइमीन न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थाइमीन न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, मतलब टाट मतलब ये पोजीशन वहां पर जरूर होना चाहिए। और 35 पर हमारे पास इस तरह थाइमीन न्यूक्लियोटाइड, गवानीन न्यूक्लियोटाइड, टीटी गा का, थाइमीन न्यूक्लियोटाइड, गवानीन न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, ये माइनस 35 पोजीशन पर ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जरूर होगा। तो अगर ये सीक्वेंस है तो ये माइनस 35 पोजीशन है, और इसको सिग्मा पहचाने दो, और सिग्मा यहां पर अटैच होगा। और जब हमारे पास यूकैरियोटिक डीएनए में जो हमारे पास 25 फिफ्थ पोजीशन है, तो इस पर थाइमीन एडेनिन, तो टाटा बॉक्स इस पर होगा। टाटा बॉक्स इसको हम कहते हैं, टाटा इस तरह रिपीट होता है। और जो हमारे पास 70 पोजीशन होता है, तो उसमें साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, तो उसको हम कैट बॉक्स कहते हैं, काट बॉक्स इसको हम कहते हैं, CAAT वाला काट बॉक्स, कैट CAT वाला नहीं, इस तरह। तो बेसिक वर्क में हमने दो चीजें डिस्कस की। जीन का प्रोमोटर रीजन पे न्यूक्लियोटाइड होते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए में। ये न्यूक्लियोटाइड जिसपे आरएनए पॉलीमरेज 2 का सिग्मा फैक्टर अटैच होगा, दो रीजन है, टाट बॉक्स है या -10 पोजीशन है, या टीटी गा का, या जिसको -35 पोजीशन कहते हैं। और यूकैरियोटिक डीएनए पे टाटा बॉक्स है -25, या कैट बॉक्स है जिसको हम इस पे अटैचमेंट करेगा। अब गौर से देखो, ये जो हमारे पास ये जो रेस्ट ऑफ द एंजाइम है, RNA polymerase 2 enzyme without a sigma factor is known as core enzyme। ये कोर एंजाइम है, और कोर एंजाइम ये इलांगेशन में इस्तेमाल होगा, ये इलांगेशन फेज में इस्तेमाल होगा, ये इलांगेशन फेज में इस्तेमाल होगा, और ये प्रोमोटर से टर्मिनेटर तक जाएगा, 5th एंड से 3rd एंड की तरफ जाएगा। ये कोर एंजाइम, ये प्रोमोटर से इस तरह, ये कोर एंजाइम यहां से इस तरह मूवमेंट शुरू करके जब थाइमीन पर ये पहुंच जाता है, तो उधर हमारे पास GC बेस पेयर्स होते हैं, GC इस तरह, GC इस तरह, GC इस तरह बेस पेयर्स होते हैं। तो वहां पर ये स्टॉप करेगा इस तरह। और ये जो हमारे पास सिग्मा फैक्टर है, तो सिग्मा फैक्टर अटैचमेंट करता है। अब अटैचमेंट का मतलब है ये इनिशिएशन करता है। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं, जो हमारा मेन प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, वो जरा शुरू कर लेते हैं। अच्छा, कोर एंजाइम ये इलांगेशन करता है, और इसके लिए डू नॉट रिक्वायर प्रिमर, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, और प्रिमर से तो मैं डबल स्ट्रैंड बनाना चाहता था। तब कोर एंजाइम के लिए ये चीज जरूरी नहीं है, बट इट रिक्वायर्स, इसके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, और वो चीज हमारे पास है RNTPs, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स।
और ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये असल में ये मैंने चैप्टर 2 में बताए थे। एटीपी है आर एटीपी, आर जीटीपी, आर सीटीपी और आर यूटीपी, ताकि ये प्रोमोटर से टर्मिनेटर तक जाते वक्त न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करे और एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाए इस तरह। चलिए शुरू करते हैं जो हमारा मेन स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। इसकी रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बताया है और इसकी अकरेंस भी मैंने आपको बताया है। इसकी अकरेंस भी मैंने आपको बताया है कि इसकी अकरेंस क्या है। अब रिप्रेजेंटेशन ये है कि डीएनए के साथ आरएनए पॉलीमरेज 2 मिलकर अगर मैसेंजर आरएनए बना लेता है तो इसको हम क्या कहते हैं। इसके साथ अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम अगर यहां पर एक्ट करता है तो ये हमारे पास क्या चीज बन जाता है, ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसकी अकरेंस डिस्कस करते हैं। अकरेंस तो ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। और इसकी ट्रांसक्रिप्शन की हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं। इसकी हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। इसकी 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स। इसकी 3 स्टेप्स है और स्टेप नंबर 1 उसका नाम है इनिशिएशन। अब इनिशिएशन क्या काम करता है। इनिशिएशन, अब इनिशिएशन हमारे पास जब अब गौर से देखो, जब हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 का सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर तो याद है ना, वो इसका सब यूनिट है। अगर ये अटैच हो जाए मैं यहां 2 लिख देता हूं। -10 मैंने लिखा है और -35 प्रोकैरियोटिक के केस में, और -25 लिखा है और -70 लिखा है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक। ये किस केस में है, ये प्रोकैरियोटिक केस में है, प्रोकैरियोटिक। और ये किस केस में है, यूकैरियोटिक डीएनए के केस में है। तो ये जब यहां पर अटैचमेंट करता है तो फिर ये गायरेज और हेलिकेज का काम भी करता है। गायरेज और हेलिकेज बेस पेयर्स वहां पर इस जगह पर, जिस जगह पर ये अटैचमेंट करता है तो वहां पर बेस पेयर्स ब्रोकन डाउन होता है। बेस पेयर वहां पर ब्रोकन डाउन होता है डीएनए में, जिस जगह पर इसने अटैचमेंट की है, और बबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बबल। चूंकि ट्रांसक्रिप्शन है तो ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल जरा यहां देखिए, ये हमारे पास
ये हमारे पास एक डीएनए था। अब सिग्मा फैक्टर ने यहां पर अटैचमेंट किया है, यहां पर। तो जब यहां पर अटैचमेंट किया है तो इस तरह तो ये हमारे पास वो ट्रांसक्रिप्शन बबल है। वहां पर ये रिप्लिकेशन बबल था, गायरेज बनाता था, यहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है। और यहां पर वो अटैचमेंट है, अटैचमेंट नाइट्रोजनस बेसिस की अटैचमेंट है। तो ये अटैचमेंट स्लोली स्लोली यहां पर ये अटैचमेंट, इसकी क्लीवेज, ये सिग्मा फैक्टर, ये जो सिग्मा फैक्टर है सिग्मा, ये अब स्लोली स्लोली इसकी ब्रेकडाउन करेगा, इसकी क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। तो ये है हमारे पास इनिशिएशन। अब दूसरा है हमारे पास इलांगेशन फेज। क्या चीज है शाबाश? इलांगेशन फेज। हिब्जा नसीर जी, हिब्जा। अब यहां पर क्या है, इलांगेशन फेज। जिस तरह मैंने यहां बताया है आपको कि कोर एंजाइम प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ मूवमेंट अब शुरू करेगा, सिग्मा फैक्टर अब रिलीज होगा और ये RNTPs अपने साथ कैरी करेगा। RNTPs इसमें क्या है, जो कोर RNA पॉलीमरेज 2 है, कोर RNA पॉलीमरेज 2, ये स्टार्ट मूविंग, ये मूवमेंट शुरू करता है। कहां से? फ्रॉम प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ। अब स्लोली स्लोली जो ही आगे बढ़ता है तो अनजिपिंग करता है। जब आगे बढ़ता है तो पीछे वाला दोबारा ठीक होना शुरू हो जाता है। मतलब ये जब इधर आएगा तो ये जगह टूट जाएगा, जब इधर आता है तो ये दोबारा मिल जाता है, इस तरह। अब यहां पर एडिंग कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक स्ट्रेन का अपोजिट ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब लेट्स सपोज ये इस तरह थ्री पोजीशन पे, यहां थर्ड पोजीशन पे एडिनिन है तो यहां यूरासिल बनेगा, तो ये फिफ्थ पोजीशन होगा। यहां पर थाइमीन है तो थाइमीन के लिए एडिनिन बनेगा। यहां पर गवानीन है तो गवानीन के लिए क्या बनेगा, साइटोसिन। यहां पर साइटोसिन है तो उसके लिए गवानीन बनेगा। तो इस डायरेक्शन में मतलब कंप्लीमेंट्री, एक स्ट्रैंड कंप्लीमेंट्री इसका ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। सो एडिंग कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड फॉर्मिंग साइड चेन, और उस साइड चेन को हम mRNA कहते हैं। आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। आरएनए के कितने स्ट्रैंड है? 2 स्ट्रैंड है। अब आरएनए जिस स्ट्रैंड से, जो कोर एंजाइम है, जिस डीएनए स्ट्रैंड से mRNA बनाता है तो उसको एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट, मतलब साइटोसिन का अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, गवानीन ऐड होगा। तो डीएनए के जिस स्ट्रैंड से हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है
तो उसको एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। फॉर्मिंग mRNA from antisense strand of DNA। एंटीसेंस स्ट्रैंड डीएनए का वो स्ट्रैंड होता है जिस पे कोरेंजाइम एक्टिविटी होता है, जिस पे कोरेंजाइम प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ जाता है। और जब ये टर्मिनेटर में पहुंचता है तो अगर टर्मिनेटर पे इसको टर्मिनेशन पेज कहते हैं, टर्मिनेशन। तो लेट्स सपोज इस तरह हमारे पास एक डीएनए बना हो, आरएनए बना होता है, आरएनए। तो जब ये कोएंजाइम कहां पर पहुंच जाता है, टर्मिनेटर, तो वहां पर इस तरह के पेयर्स होते हैं, जीसी। तो जब जीसी पेयर्स होते हैं तो इसको अंदाजा होता है कि मतलब इस तरह मैंने अब दोबारा रिटर्न होना है, इस तरह। तो यहां पर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर एटीपी एंड होगा, तो ये थर्ड एंड होगा, ये टर्मिनेशन होगा इस तरह। तो जब कोएंजाइम टर्मिनेटर पे पहुंचता है तो वहां पर एक सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर्स होता है, और जिसके एंड पे एडेनिन थाइमिन होता है बेस पेयर्स। उस पे हमारे पास एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हेयर पिन लूप हम कहते हैं, या जीसी हेयर पिन हम कहते हैं। और वहां पर हमारे पास ये आरएनए बनना खत्म हो जाता है। अब आरएनए खत्म हुआ है, आरएनए बन गया है। अब ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, और ये इस सेल का क्या चीज है, न्यूक्लियस। और ये इस सेल का फॉर एग्जांपल 40S राइबोसोम है, और ये वो 60S राइबोसोम है। अब यहां पर ये हमारे पास इस तरह वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, और इस डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को हम डीएनए कहते हैं। इस डीएनए से इस तरह एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जिसको हम 5 to 3 स्ट्रैंड है, इसको हम mRNA कहते हैं। अब mRNA ये न्यूक्लियर पोर्स पर ये इस तरह निकलेगा, न्यूक्लियर पोर्स पर निकलकर ये इस तरह स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के साथ जब मिल जाए तब ट्रांसलेशन शुरू होगा। ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस है, और वो कहां पर होगा, वो होगा हमारे पास कहां पर, वो राइबोसोम में होगा। तो ये हमारे पास न्यूली फॉर्म्ड mRNA है, न्यूली फॉर्म्ड mRNA। तो ये 5 और थर्ड रीजन है। तो इसके लिए साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियेजेस है, एंजाइम है, और फॉस्फेटेजेस एंजाइम है। न्यूक्लियेजेस और फॉस्फेटेजेस एंजाइम है। ये जो न्यूक्लियेजेस है और फॉस्फेटेजेस एंजाइम है, ये साइटोप्लाज्म के एंजाइम है, और ये एंजाइम ये न्यूली फॉर्म्ड mRNA उसकी डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसको मतलब तबाह करना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन। अब उसको उसकी तबाही को रोकने के लिए हम यहां पर कुछ ऐड करेंगे, यहां पर हम कुछ ऐड करेंगे, मिथाइल 7 GTP हम ऐड करेंगे।
तो ये इसका होगा हेड या जिसको हम केप कहते हैं। और थर्ड एंड पे हम पोली टेल एएमपी ऐड करेंगे। पोली टेल एएमपी में कम से कम 30 से लेकर 500 एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट होते हैं। ये अगर हम ऐड कर ले, इंट्रॉन्स रिमूव कर ले, मतलब अगर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन को देख ली, मैं भी समझा, तो इसकी अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होगी। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हमारे पास केप एडिशन हम करेंगे। तो केप तो मैंने समझाया है, केप एडिशन ये अभी मैं ड्रा करूंगा कि केप एडिशन मिथाइल 7-GTP किस तरह बनता है। M7-GTP इसका फिफ्थ एंड ऑफ द mRNA के साथ। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, टेल एडिशन। तो टेल एडिशन ये भी मैंने आपको अभी समझाया है कि इसमें 330 से लेकर 500 तक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होते हैं। ये पॉलीटेल एएमपी होता है, पॉलीटेल एएमपी होता है इस तरह। तीसरे नंबर पर हमारे पास है, तीसरे नंबर पर आरएनए की हम स्प्लाइसिंग करेंगे। आरएनए की हम क्या चीज करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे, आरएनए की स्प्लाइसिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। स्प्लाइसिंग करते हैं। और फिर हमारे पास होता है ओ जेनेटिक कोड। तो ये तो हमने डिस्कस किया है। तो ये हमारे पास क्या चीज है, क्लियर है ये हमारे पास। तो अब ये 2 पॉइंट जरा डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको बताया था गवानीन, गवानीन के साथ जब मिल जाता है राइबोस शुगर, चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि नाइट्रोजनस बेस ये शुगर है, न्यूक्लियोसाइड बनेगा गवानोसाइन। अब गवानोसाइन में हमारे पास एक फास्फेट, दूसरा फास्फेट और तीसरा फास्फेट, ये जब मिलता है तो ये जीटीपी बना लेता है। जीटीपी गवानोसाइन ट्राइफास्फेट। अगर गवानोसाइन ट्राइफास्फेट की पोजीशन नंबर 7 पर, अगर पोजीशन नंबर 7 पर हमने ऐड किया है मीथाइल को, CH3 को, मीथाइल मतलब CH3 को, तो ये हमारे पास मिथाइल 7-GTP होगा, मिथाइल 7-GTP। मिथाइल 7-GTP इस तरह ये होगा। तो ये आई थिंक क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। और इसी तरह अगर एडेनिन है, उसके साथ राइबोज मिला है, तो ये एडिनोसाइन बनाएगा। उसके साथ अगर एक फास्फेट मिला है तो एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट ये अगर 30 या 500 मिल जाए तो इसको हम पोलीटेल ए कहते हैं। दीजिए पूरे बस्ते खशा गर्दाना पोलीटेल ए या पोलीटेल ए एमपी। जमा बखलन क्वेश्चंस नहीं की मसला वही दलता
قسم وا نو ماته انباکس کې کول شي او شاګردانو tomorrow سبا به مونږ کلاس اخلو ها سبا به ان شاء الله کوشش کوم 9 بجو لرو یا 10